आज के इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय कुलपति जी, यहाँ पर उपस्थित पुष्पिता जी, संदीप जी, हमारे जो दोनों विद्वान हैं, सम्मानीय विद्वान बाली से और मॉरिशस से, जिनका व्याख्यान हुआ, अद्भुत व्याख्यान था। और उन लोगों ने जो भारतीय संस्कृति का जो तस्वीर प्रस्तुत की, वो वास्तव में बहुत ही प्रेरक है। सब लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो एक नवीन सूचना के रूप में, जानकारी के रूप में है। और कार्यक्रम की पीठिका भी जो है कुलपति जी ने बड़ी अच्छे सुंदर तरीके से प्रस्तुत की थी। हम जब भारतीयों की बात करते हैं जो विदेशों में हैं, तो हम बात करते हैं और वो हमारी जो बातचीत होती है वो हम उसको कुछ वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे अभी जो मित्र बाली से आए थे, जिन्होंने अपना इतना सुंदर व्याख्यान दिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थी भी रहे हुए हैं, उनके परिचय में बताया गया। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे ही एक विद्यार्थी जो संस्थान से जुड़े रहे, उन्होंने भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में इतना अद्भुत काम किया। प्रणाम सर, प्रणाम। जी 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 जी। और हमें उनके ऊपर गर्व है, और उनकी उपलब्धियों को हम चाहेंगे कि संस्थान और भी प्रसारित करे कि संस्थान से जुड़े हुए लोग भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। दूसरा जो वर्ग है वो अभी मॉरिशस की बात की गई, तो हम जिन्हें गिरमिटिया देश कहते हैं, उन देशों के जो लोग हैं वो उन देशों में जो रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो दूसरा वर्ग है जो भारतीयों की हम बात करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भी हमारे ही प्रवासी और जो ये अप्रवासी लोग जो इन देशों में गए, उनके बारे में बहुत कम जानकारी, उनके संघर्षों के बारे में, उनके कष्टों के बारे में, और उन्होंने कैसे इन संघर्षों के बीच में अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसके बारे में बहुत कम जानकारी। तीसरा वर्ग जिनको हम एनआरआईज कहते हैं, जो विशेष रूप से ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर जो रहने वाले भारतीय हैं, जो पिछले 40-50 सालों में गए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब लोगों का वर्ग है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इसमें दो प्रकार के जो देश हैं उसमें मैं रह पाया। एक तो जैसा मॉरिशस है ऐसा ही एक देश है, बड़ा सुंदर, जिसका नाम है फिजी। फिजी में जो जैसे जैसे मॉरिशस में भारतीय गए थे, गरीब लोगों को, मजदूरों को ले जाया गया था गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, वैसे ही फिजी में भी ले जाया गया था, वैसे ही ट्रिनिडाद और टोबैगो में भी ले जाया गया था, वैसे ही सूरीनाम में भी ले जाया गया था, और गुयाना में भी ले जाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में ले जाया गया था। तो वो उन देशों की जो उन देशों में कैसे उन लोगों ने संघर्ष किया, उनके पूर्वजों ने संघर्ष किया, और कैसे अपनी संस्कृति को जीवित रखा, ये एक रोचक कहानी है। और दुर्भाग्य है कि ये हमारे देश के लोगों को बहुत कम पता है। अगर अभी हम कह देते हैं मॉरिशस, तो फिर भी पता है। अगर हम ये पूछते हैं कि मैं फिजी के अंदर 4 साल रहकर आया, और हमारे कार्यालय जिसमें मैं आया था वापस, उसमें लोगों ने ये कहा कि वो क्या आप दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, तो ट्रिनिडाद कहाँ है, टोबैगो कहाँ है, कब ये लोग गए थे, क्या इन्होंने किया। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ऐसा इतिहास है, ऐसा गौरवमय इतिहास है, जिसकी जानकारी पूरे भारत को होनी चाहिए।
भारत की युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। और आज जो मॉरिशस से हमारे हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जानकारी प्रस्तुत की। मैं फिजी में गया हूं, तो मैं फिजी और मॉरिशस का जो मिलता जुलता इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा। हम लोग जब भारत में भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि रामायण से ये हुआ या रामायण के कारण से कोई संस्कृति बच गई, तो प्रायः उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि लोग मुस्कुरा देते हैं कि ऐसा क्या होता है, क्या कोई देश रामायण से बनता है, क्या कोई देश रामचरित से बनता है, क्या क्या कोई मानस किसी संस्कृति को जीवित कर सकती है, जीवित कर सकती है, कोई ऐसी पुस्तक हो सकती है। तो प्रायः जो है वो एक जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है वो नकारात्मक होती है। और परंतु मेरा अपना जो मैं भी जैसे भारत में जिस समय मैं युवा था, पढ़ रहा था, तो एक पत्रिका निकलती थी सरिता, और उसके अंदर एक बड़ा बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आता था, पथ भ्रष्ट तुलसीदास। समाजवादी और वामपंथी विचारों का बोलबाला था, और सब लोगों को लगता था कि जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ये तो बहुत ही रूढ़िवादी और अंधविश्वास को फैलाने वाली वगैरह वगैरह ऐसी है। मैंने उस युग को देखा था, मैं उस युग के अंदर बड़ा हुआ था, और एक अविश्वास, एक शंका के भाव से मैं फिजी गया। और जब मैंने फिजी में वहां पर गया और मैंने जानकारी लेनी शुरू की, और फिजी में मुझे ये कहा गया कि आपको, मेरे पास डायस्पोरा का काम था तो सब लोगों को जोड़ना था, तो हमने जानकारी लेनी शुरू की, तो ये पता चला कि फिजी में वहां पर बहुत ज्यादा रामायण मंडलियों की एक परंपरा है। और वो जो रामायण मंडलियां हैं वो वहां पर बहुत सक्रिय हैं, और एक दो नहीं, वहां पता चला एक छोटे से देश में 10 लाख का जो देश है उसमें 2000 से ज्यादा रामायण मंडली है। अब उस इतिहास को मैंने जानने का प्रयास शुरू कर दिया, और आप लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आज हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या बाकी जगह पर जा रहे हैं, ऐसे ये लोग नहीं गए थे मॉरिशस वगैरह। जब वो गए थे तो आप लोगों को कल्पना भी नहीं होगी कि अगर 700 लोग हवाई जहाज से गए हैं, पहले समुद्री जहाज से गए हैं, तो वहां पर पहुंचे 550 लोग। 3 महीने की यात्रा के अंदर 150-200 लोगों का हवाई समुद्री जहाज में ही देहांत हो गया। जो लोग गए थे उनको बहका कर, जैसे अभी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोई कुंभ के मेले में भाई खो गए और बाद में मिले, ये कहानियां वहां से शुरू हुई हैं कि जो मेलों में लोग आते थे, गरीब लोग होते थे, भोले लोग होते थे, उनको बहका कर मॉरिशस ले जाया जाता था, फिजी ले जाया जाता था, ट्रिनिडाड ले जाया जाता था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पर एक पुरुष के साथ महिला को जाने की इजाजत नहीं थी। एक रेशो तय की गई थी कि 4 पुरुष होंगे तो 1 महिला हो सकती है, क्योंकि उनको महिलाएं चाहिए नहीं थी, उनको तो मजदूर चाहिए थे। महिला के जाने से तो उनकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन कम होता था। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या हो सकता है, तो फिजी के अंदर ऐसा था कि फिजी दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध युक्त इलाकों में से था, देशों में से था। फिजी की जो सुसाइड रेट है, आत्महत्या की दर है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। गरीब लोग थे, अशिक्षित लोग थे, रोज उनका शोषण हो रहा था, बेचारों को समझ नहीं आता था कि कहाँ जाएं हम। और वो लोग मतलब ऐसे ऐसे बेचारे भोले लोग थे कि कभी लगा ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो किसी ने कहा कि इस पहाड़ के बाहर जो है वो भारत है, तो वो चल पड़े और रास्ते में उनको जंगली जानवरों ने खा लिया। तो ऐसे अशिक्षित, ऐसे आपराधिक, ऐसे आत्महत्या वाले देश में एक बहुत बड़ा एक क्रांति हुई, और उस क्रांति का आधार एक छोटी सी पुस्तक थी जिसको हम मानस कहते हैं। वहां पर मानस की मंडलियां बनी, और वो जो मानस की मंडलियां थी वो हर सप्ताह मिला करती थी, उसमें चर्चा किया करती थी। अब आप ये सोचेंगे कि वो चर्चा, जब लोग मिलेंगे बैठेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो चर्चा सिर्फ मतलब धार्मिक रहे। सांस्कृतिक चर्चा होगी, सामाजिक चर्चा होगी,
शैक्षणिक चर्चा होगी। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी जो फिजी के अंदर स्कूल हैं उसमें 80% से ज्यादा स्कूल वो स्कूल हैं जो उन रामायण मंडलियों के माध्यम से ही जिनका निर्माण हुआ। तो शिक्षा की वाहिनी के रूप में ही वो रामायण मंडलियों ने भी देश के अंदर सबसे बड़ा काम किया। तो ये जो शैक्षणिक और सामाजिक परिदृश्य हुआ उससे धीरे धीरे कैसे फिजी का परिदृश्य बदला, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अपराध जहां पर होते थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर थी। आज यदि आप फिजी जाते हैं तो एक समृद्ध देशों में उसकी गणना होती है। और उसको अगर हम अलग भी रखें तो सबसे बड़ी बात जो है, सांस्कृतिक दृष्टि से इतना ज्यादा प्रबुद्ध वो देश है कि आप ये देखिए कि शायद ही भारत का कोई त्योहार हो जो इतनी धूमधाम से ना मनाया जाता हो। भारत के किसी भी कोने का छोटा सा देश है, लेकिन ये गणेश पूजा का जो त्योहार है इतना होता है कि मैं उस 4 वर्ष उन त्योहारों में रहा, उसमें उस देश के राष्ट्रपति आते हैं, उन्होंने कहा कि गणेश पूजा हैज बिकम ए नेशनल फेस्टिवल फॉर अस। जगन्नाथ यात्रा वहां पर निकलने लग गई और दुर्गा पूजा मनाई जाती थी अब छोटे से देश में। और बाकी रामनवमी और कृष्ण जो जन्माष्टमी है उसकी तो स्थिति यह है कि आप रामनवमी के दिनों में आप किसी से भी मिलने की या कोई कार्यक्रम करने की बात करें तो सर्वथा मतलब बिल्कुल कह देते हैं कि नहीं रामनवमी है, इन दिनों में तो मुझे मंदिर जाना है। तो ऐसी स्थितियां वहां पर पूर्णिमा, मैं भारत में वापस आया हूं, पिछला 1.25 साल हुआ, तो यहाँ आने के बाद किसी पूर्णिमा के कार्यक्रम में नहीं गया। परंतु जब तक मैं फिजी में था तो कोई ऐसी पूर्णिमा नहीं थी जिसमें किसी भव्य कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर ना मिलता हो। तो इतना संस्कृति की दृष्टि से हरा भरा देश। और ये सिर्फ फिजी के लिए सत्य नहीं है, अभी हमने देखा कि मॉरिशस की बात की इन्होंने। और आप लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मॉरिशस में एक जो रामायण सेंटर है उसकी स्थापना पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके की गई। मतलब भारत में आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि आप रामायण सेंटर जो है वो बना दें और वो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हो और यूनानिमस रेजोल्यूशन हो और उसके कारण से उसको जमीन दी जाए, बाकी सुविधाएं दी जाए। मैं अभी फिजी में भी था तो फिजी में भी आने से पहले सबसे प्रमुख काम हमने किया कि वहाँ रामायण ट्रस्ट बना है और वो एक रामायण सेंटर वहाँ खोलने की का विचार कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति त्रिनिदाद की भी है, ये स्थिति गुयाना की भी है। मैंने वहां पर, हम लोग थे तो हमने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया 2016 में और उसमें देश विदेश के लोग आए थे। भारत से भी नरेंद्र कोहली और कई विद्वान आए थे जिन्होंने राम अवतार शर्मा जी जिन्होंने राम के ऊपर शोध किया। तो वो भी वहां पर आए थे। वो भी इंडोनेशिया से भी विद्वान थे, मलेशिया से भी विद्वान थे, गुयाना से थे और वहां के हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो भी उस कार्यक्रम में थे। तो मैंने जब फिजी के अंदर काम करना शुरू किया तो मुझे ध्यान में आ गया कि अगर फिजी में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार या संवर्धन करना हो तो उसका एक बड़ा काम ये होगा कि हम इन रामायण मंडलियों को सशक्त करें और ये जो रामलीला और ये जो सारी चीजें हैं इनको मजबूत करें। हमने अरुण गोविल को बुलाया। अरुण गोविल का जब कार्यक्रम था वहां पर, आप लोगों को जैसे यहाँ पर 26 जनवरी होती है और 1.5 मील की लाइन लगती है आने के लिए, तो वैसी स्थिति, मतलब बिल्कुल ऐसे भाव विभोर होकर लोग उस कार्यक्रम में आना चाहते थे। तो वो स्थितियां फिजी के अंदर मैंने देखी हैं जिन स्थितियों की मॉरिशस में बात की। जब हम यूरोप की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो स्थितियां थोड़ी अलग। हमारे यहाँ से, भारत से गए लोग हैं, प्रारंभ में 40, 50, 60, 70 तक के दशक में जो लोग गए वो गरीब लोग थे। जैसे साउथ हॉल बहुत चर्चित होता है ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन का जो साउथ हॉल है वो हिथ्रो के पास है और वहां पर एक मिल हुआ करती थी। तो जो भारत के लोग थे वो उनको बुलाते थे तो मजदूरी करते थे, साउथ हॉल में मिल थी वहां पर मजदूरी करते थे या फिर हिथ्रो हवाई अड्डे में सफाई वगैरह के छोटे मोटे काम करते थे। ऐसे भारतीयों का जमावड़ा वहां पर शुरू हुआ। परंतु अब जो भारतीय हैं, पिछले 20, 25, 30 सालों में जो फर्क है, आप किसी भी ब्रिटेन में जाएंगे और वहां पर पूछेंगे कि मेरे को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको मतलब स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि कोई डॉक्टर होगा तो भारतीय होगा, हर चौथा डॉक्टर भारतीय। आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको सारे साइंटिस्ट
भारतीय मिलेंगे। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग को में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की एक कहना चाहिए कि लगातार एक टकराहट, एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है। यद्यपि जो लोग पहली पीढ़ी के लोग जाते हैं, कई बार बड़ा उनका अटैचमेंट, उनकी लगाव भारत से वैसा ही है जैसा कि हमारे मॉरिशस या फिजी वाले लोगों का। मैं एक कार्यक्रम में था और ब्रिटेन में, तो वहां पर एक गीत हुआ, चिट्ठी आई है, और मैंने देखा कि बात अभी 2-3 की बात थी, लोग रोने लगे। अब मतलब उस चिट्ठी आई है से जो संपर्क संबंध, मैंने भारत में किसी को चिट्ठी आई है गाने पर रोते हुए नहीं देखा, परंतु जो गाना इतनी इस तरह की प्रेरणा, इस तरह की भावना उनके मन में पैदा कर देता है, वो उसका मतलब यह है कि उनके मन में भारत के प्रति जो भाव है वो बड़ा प्रबल है। हमने किताबों में पढ़ा होगा कि भारत के लोगों को छूते हैं, उनका वो करते हैं। मैं वहां पर, हमने एक प्रतियोगिता शुरू की फिजी के अंदर जिसमें बच्चे यहाँ पर आते थे। तो एक बच्ची मेरे पास आई जो भारत यात्रा के लिए, जिसका चयन किया गया था हाई कमीशन में। तो मैंने उससे पूछा कि सब तैयारी हो गई? उसने कहा कि हाँ हो गई। तो मैंने कहा कि क्या मम्मी पापा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है? तो जो उसने उत्तर दिया वो दिल को मतलब आपको छूने वाला उत्तर है। और आप लोग भी सोचिए, और ये बात कोई मैं पिछले 100 साल पहले पुरानी नहीं कर रहा, 50 साल पुरानी नहीं कर रहा, मैं ये 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस बच्ची ने कहा कि मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि आप वहां से कुछ भारत की मिट्टी ले आना। अब मैंने किताबों में तो ये बात पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। और उसके बाद जो उसका दूसरा प्रश्न था वो और भी ज्यादा मतलब छूने वाला था। वो ये था कि उसने कहा कि जब मैं मम्मी पापा से बात कर रही थी तो हमारे पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने भी कहा कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारे लिए भी ले आना। तो आप बताइए कि मैं भारत से कितनी मिट्टी ला सकती हूँ? मतलब ये बात 2017-18 में कोई बच्चा जो बिल्कुल ग्रेजुएट है, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति की बात नहीं मैं कर रहा, तो ये लगाव जो है वो आपको, लेकिन यूरोप में नहीं मिलेगा। ये लगाव आपको ये मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, गुयाना यहाँ पर मिलेगा। तो ये लगाव अभी इन देशों में है, परंतु यूरोप में जो हमारे लोग गए हैं उनको, और खासतौर से उनकी अगली पीढ़ी को हमारे संस्कारों की, हमारे इसकी आवश्यकता है। यद्यपि उनमें से बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं शनिवार रविवार के इसमें लेकर जाते हैं, उनको भाषा सिखाएं, उनको नृत्य सिखाएं, उनको संगीत सिखाएं, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। परंतु अभी जो है, जैसे मैं नरेंद्र कोहली जी की एक किताब है सागर मंथन पढ़ रहा था, उसकी थोड़े दिन पहले मैंने समीक्षा की। तो नरेंद्र कोहली उस पुस्तक में क्या लिखते हैं, उनका अपना जो प्रवासियों के बारे में अनुभव है कि बड़ी तेजी से उनकी भाषाएं छूट रही, और एक बच्चे के साथ उनकी बात होती है और वो देखते हैं कि उस बच्चे का खाना जो स्कूल के अंदर है वो क्या है। तो उसको जब वो पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें गोमांस भी उसमें शामिल है, और उसकी माँ से पूछते हैं कि ये क्या है, कि आपका बच्चा जो है वो ये कैसे, मतलब आप उसको ऐसे कैसे अलाउड कर रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि बच्चे से जब वो आता है विद्यार्थी तो उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मांस मांस में क्या फर्क है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो कोहली जी उसका उत्तर लिखते हैं कि सारी दुनिया जो है वो भेद पर आधारित है, मित्र और शत्रु में भेद होता है, माता पिता, मित्रों, शत्रु, सब सारी दुनिया जो है जो हमारी चलती है वो भेद बुद्धि से चलती है, और इसको जो है ये भेद नहीं पता। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़े सशक्त तरीके से तर्क देते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि जो दूसरी तीसरी पीढ़ी होती है वहां पर लगातार जो है उनको भारतीय संस्कृति से, अपने मूल्यों से, जीवन मूल्यों से जोड़ने की जरूरत बनी रहती है। और उसके लिए जो मैं, क्योंकि ये विषय में तो बहुत विस्तार हो सकता है, परंतु मैं ये कहूंगा कि भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो कि उनको अपनी संस्कृति से जोड़ता है, जोड़ सकता है। और चूंकि ये इस व्याख्यान का आयोजन
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने किया है, और मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को, भारत सरकार को, अपनी भाषाएं जो हैं हमारी वहां पर जीवित रहें, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मॉरिशस की जैसे अभी बहुत अच्छी स्थिति बताई इन्होंने। मैं 2018 में मॉरिशस गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, परंतु मॉरिशस में एक बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी जो है वो लगातार, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। उसके लिए अगर हमको, जैसा उन्होंने अंत में कहा भी, कि उसके लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हमारी जो लिपि है वो लगभग जा चुकी है वहां पर, मतलब उस लिपि को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बहुत कम है। मॉरिशस के यहाँ पर एक राजदूत थे, मुकेश्वर चुन्नी जी, उनसे मेरी अच्छी मित्रता थी और बहुत अच्छा बोलते थे वो। लेकिन एक बार कोई पुस्तक दी उनको तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो संकट है, ये संकट बहुत बड़ा संकट है, भाषा का संकट। टिनिनाड में हमारे फिजी के महेंद्र वहां पर वो थे, शिक्षा मंत्री थे। जब वो टिनिनाड में गए तो उनको देखकर बड़ा अटपटा लगा कि टिनिनाड में रामायण जो है अब वो रोमन भाषा के अंदर लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिजी में भी अब वो रामायण मंडलियां तो हैं, पर नई पीढ़ी जो है उसमें वो ये स्थिति आ गई है कि वो कहते हैं कि अगर हमें रोमन की रामायण मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये स्थिति और ये चिंताएं, और ये सिर्फ गिरमिटिया देशों में नहीं है, यूरोप के देश हैं तो उसमें हिंदी पढ़ने की क्या व्यवस्था है। फिजी में और मॉरिशस में तो फिर भी एक सरकारी स्तर पर, जैसे फिजी के अंदर 5वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य है, पढ़ाई जाती है, परंतु यूरोपीय देश है वहां पर तो हिंदी की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं ब्रिटेन में था, तो अब वो बच्चों को, माँ बाप को या स्थानीय संस्थाओं को ये करना पड़ता है। तो हम लोगों को उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने चाहिए। हमारे को वो जो संस्थाएं जो वहां पर काम कर रही हैं उनको मदद करनी चाहिए, और वो मदद ऐसी एक इंस्टीट्यूशनलाइज और संस्थागत तरीके से, एक ऐसा नेटवर्क हो। हमारे को जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के जो हमारे केंद्र हैं उनको और डायनामिक बनाना चाहिए, उनको और प्रभावी बनाना चाहिए, उनकी रीच को और बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, परंतु वो अभी अपर्याप्त हैं जितने जितने जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। और ये सब चीजें अगर हम मैंने अभी मंत्रालय में बात कर रहा था कि जो वहाँ की संस्थाएं हैं उनको कई बार हम अनुदान देते हैं, तो जो भाषा वाली संस्थाएं हैं क्या उनको हम अनुदान देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? जो किताबें लिखी जाती हैं विदेशों में भारतीय संस्कृति के बारे में या साहित्य के बारे में, उसका उनको कोई प्रकाशित नहीं मिलता। मुझे अभी इन्होंने इतनी अच्छी बाली से बात की, इतना ज्ञान है इनके पास, इनकी अगर पुस्तक कोई आती है तो वो हमेशा के लिए एक दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज बन सकती है, परंतु उसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो अभी हमारे देश में इतना ज्यादा जो गिरमिटिया साहित्य है पिछले 150-200 सालों से लिखा, अगर हम उसको कहीं एक जगह लाने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें तो कोई शोध संस्थान नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो अगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को इन दिन जीवित रखना चाहते हैं, बढ़ाए रखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को बड़ा सजग होकर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी सब बातें कहना, परंतु जो स्थितियां हैं और जो चुनौतियां हैं उनको भी जानने, समझने और उसके लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता होगी। और हम जो करते हैं, भारत में करते हैं, विदेश में भारतीय संस्कृति का जो सीधा सीधा प्रभाव है वो जो भारत में चल रहा होता है उसके ऊपर पड़ता है। अभी मॉरिशस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जो जिस तरह से मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका एक प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर गया, उसका एक संदेश सारी दुनिया के अंदर गया कि भारत राम को, राम मंदिर को, राम की मान्यताओं को और राम के चरित्र को ये महत्व देता है, तो सारी दुनिया के अंदर वो महत्व जाता है। तो उसी तरह से हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को लेकर, अपनी भाषाई चेतना को लेकर जो संदेश और जो तंत्र विकसित करेंगे विश्व में, वही हमारी संस्कृतियों को, हमारी संस्कृति को और भाषा को जीवित रख सकेगा। अभी बाली के बहुत सारे मंदिरों की बात की, मुझे कोई बता रहे थे कि पुर्तगाल के अंदर अभी
हजारों लाखों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुर्तगाल के लोग लेकर गए थे, पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में, उनको किसी ने पढ़ा नहीं। तो हमारे को अपनी भाषा और संस्कृति के जो भी एक स्तंभ है, चाहे बाली में है, इंडोनेशिया में है, कंबोजिया में है, उन सबको संरक्षित करने की कोई नीति बनानी होगी। अपनी भाषाओं को अगली पीढ़ी में जाएं, इसके लिए एक सुविचारित नीति और प्रयास करने पड़ेंगे। और जो ये हम सब लोग हैं, वो जब यहाँ के लोग मिलकर उस देश में जो रहने वाले, जो भाषा और संस्कृति के प्रति लगाव रखने वाले लोग हैं, वो सब ये काम करेंगे, तो एक जो हम एक वैश्विक संस्कृति की भारतीय संदर्भों में कल्पना करते हैं, वो वास्तव में अगली पीढ़ियों तक भी जाएगी। और जब भाषा और संस्कृति मजबूत होती है, तो ये समझ लीजिए कि आज क्यों भारत कोई भी ये डिप्लोमेसी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, राजनयिक की दृष्टि से। मैं तो 9 वर्ष मुझे दूतावासों में काम करने का मौका मिला। अगर भारत कोई बात करता है, अगर आज कहते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी होनी चाहिए, तो कौन हमारे साथ खड़ा है? सबसे पहले मॉरिशस आएगा। तो ये जो देश हैं जिसमें भारत की भाषा और संस्कृति जीवित है, वो देश हमारे विश्व में हमारे साथी भी हैं और हमारे साथ चलने वाले हैं। तो इसलिए अगर भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है, तो देखिए चीन, आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। हर जगह पर अगर चीनी भाषा का कोई केंद्र बनना हो, तो तुरंत उसके लिए पैसा आ जाता है, तुरंत शिक्षक आ जाते हैं, तुरंत व्यवस्था बन जाती है। मैंने फिजी के अंदर ये देखा। कोई हमारी और उनकी तुलना नहीं, परंतु हमारी शक्ति जो है हमारा डायस्पोरा, हमारे जो डायस्पोरा के लोग हैं, जो अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो भारत की शक्ति है, वो भारत के राजदूत हैं। तो इन जो हमारी शक्ति है, हमारी भाषा और संस्कृति, उसको हमको मजबूत करने के लिए हर स्तर के ऊपर प्रयास करने की आवश्यकता है। जो चुनौतियां हैं उनको जानने की जरूरत है, और फिर हम अगली जो हम तभी मान सकेंगे कि तभी ये संभव हो सकेगा कि युवा पीढ़ी जो है वो भी उसी तरह से, जिस तरह से ये हमारे पूर्वज जो है जुड़े रहे थे अपनी भाषा से, संस्कृति से, रामायण से, रामचरितमानस से, वो भी आगे जुड़े रह सकेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय विपत्ति जी का, जिन्होंने इस मुझे वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया, और पुष्पिता जी का, संदीप अवस्थी जी का, भावना जी का, जिन्होंने आज इस में सहायता की। और ये जो महायज्ञ भाषा और संस्कृति का अटल बिहारी विश्वविद्यालय ने किया है पुष्पिता जी के सहयोग से, मैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे सब प्रयासों में केंद्रीय हिंदी संस्थान भी, जहां पर भी जो भी मदद संभव हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में हमें बहुत कम समय में बहुत सारगर्भित जानकारियां दी हैं, और जो आपने चिंता व्यक्त करी है भाषा को, क्योंकि हमारी शक्ति भाषा और संस्कृति से ही मजबूत हो सकती है, और उसके संकट, उसके संरक्षण के लिए आपने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं और जो चिंता व्यक्त की है, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ सके, इसकी के लिए हम और हमारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बहुत आभारी है। आगे अगर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सहयोग से हम इस क्षेत्र में कुछ कर पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।